बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मेयर कराची ने वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर से वॉल चॉकिंग मिटाकर दीवारों पर पाकिस्तान की सकाफत से जुड़े नक्शो निगार बनाएंगे। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे शुएब मुख्तार। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहर को सरसब्ज़ व शादाब और खूबसूरत बनाने के लिए मुतारिक आई चंडीगढ़ रोड से वॉल चॉकिंग का खात्मा कर दिया। मेयर कराची ने वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाने का अंदिया दे दिया। कहा कोशिश है कि शहर से वॉल चॉकिंग मिटाकर दीवारों पर पाकिस्तान की सकाफत से जुड़े नक्शो निगार बनाएं। सड़कों को खोदने, फुटपाथ तोड़ने और पथारे लगाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। तो वॉल चॉकिंग के खिलाफ शहर भर में हम कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि वॉल चॉकिंग को रिमूव भी किया जाए और वहाँ पे कोई ख़त्ताती वगैरह या कोई अच्छी रंग साजी हम कर लें ताकि एक अच्छा इंप्रेशन हमारे शहर का पड़े। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि आई चंडीगढ़ रोड के सीवरेज के निज़ाम, स्ट्रीट लाइट्स और फुटपाथ को दुरुस्त किया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची शहर की खूबसूरती को तबाह करने वालों को लगाम डालने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। चुंदरीगढ़ रोड चूँकि हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, हमने सड़क को ठीक करने का एक मंसूबा बनाया था जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके तहत इसके अंदर वायर्स को अंडरग्राउंड किया गया है, इसकी ड्रेनेज को ठीक किया गया है और उसके साथ साथ उसकी जो सात सड़क थी, जो सर्विस रोड थी या जिसको फुटपाथ कह लें, पेवमेंट कह लें, उसको भी ठीक किया जा रहा है। नई इसके अंदर लाइटें वगैरह लगाई जा रही हैं, खूबसूरत जो लैंप्स होते हैं, तो इंशाल्लाह वो काम चल रहा है और अनकरीब आप देखेंगे काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर कराची ने बिलावल भुट्टो की क़यादत में शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने के अज़म का इज़हार किया। कहा पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21 न्यूज़, कराची। पाक कॉलोनी के करीब वाक़या अल-फतह कॉलोनी की सड़क खस्ता हाली का शिकार हो गई। सड़क पर पड़े गड्ढे मुसाफिरों के लिए इम्तिहान बन गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगी अक्सर शाहिद। कराची की टूटी सड़कें इंतजामिया की नाअहली की दास्तान बन गईं। अल-फतह कॉलोनी की सड़क से टूट फूट के बाइस मुसाफिरों का सफर अजियतनाक हो गया। इलाका मकीनों को भी शदीद मुश्किलात। इलाके के ताजरों का कहना है कि सड़क के बाइस कारोबार खत्म हो गया। इस सड़क को तकरीबन 15 से 18 साल हो गए जो इस हालात में डैमेज पड़ा हुआ है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ से लोग जाते हैं, लेडीज़ वाले जाते हैं, बीमार भी जाते हैं। फिर प्लस हम लोग के जो कारोबार है हमें बड़ी परेशानी हुई है। उसको परेशानी की वजह से क्योंकि हमारा मार्बल जो गाड़ियों में जाता है इस सड़क की वजह से वो डैमेज हो जाता है। क्लाइंटों के साथ भी हमारी परेशानी हो जाती है। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि हम अपनी मुश्किलात किसको बताएं, कोई सुनने वाला नहीं। मेन रोड है, इस पे हमारी गवर्नमेंट की कोई भी तवज्जो नहीं है क्योंकि इसकी वजह जो बनी हुई है इस वक्त यहाँ की फैक्ट्री लाइन है, उनकी लाइन है, वो रोड डलवाने नहीं देती। हर हफ्ते के अंदर यहाँ पानी बह रहा होता है, यहाँ से पानी निकलता है ये सर्विस रोड से, ये पूरा रोड गीला हो जाता है। फिर लेडीज़ भी गिरती है इसके अंदर, बच्चे भी गिरते हैं, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं और डकैतियाँ भी होती हैं। शहरियों ने इंतजामिया से हंगामी तौर पर सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। कराची का बल्दियाती निज़ाम अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। कयूमाबाद से क्रॉसिंग जाने वाली शाहराह खस्ता हाली का शिकार है। करंगी नदी को सड़क की हिफाजती दीवारें न होने के सबब शहरी परेशान हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगी नमना रियाज। कराची का बल्दियाती निज़ाम आवाम को सहूलत देने में नाकाम। कयूमाबाद से क्रॉसिंग जाने वाली कोरंगी नदी की सड़क पर हिफाजती दीवारें न होने के सबब शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गयी। सड़क से गुजरने वाले शहरी कहते हैं गुज़श्ता कई सालों से सड़क को इस हाल में देख रहे हैं। आए रोज हादसात मामूल का हिस्सा बन गए हैं। जैसे गाड़ी यहाँ से गुजरती है, अभी ये नदी है, कोई कट मार के आगे से चले जाता है तो साइड भी लग जाती है, कोई नीचे भी उतर जाता है। मेरे सामने बाइक वाले गिरा है परसों, मैं खुद भी बच गया था। 5-6 दिन हुए मेरे ख्याल में। ये बहुत खतरनाक है, ये इसको बनवाना चाहिए। मुझे 10-12 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए क्रॉसिंग पे, तो इस तरीके का होते रहते हैं यहाँ पे हादसा। ये बारिश वगैरह होती है, बंद हो जाता है रास्ता, फिर यहाँ से नहीं जाने देते, हम लोग वहाँ से पीछे से घूम के जाते हैं। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सड़क किनारे बहता नदी का तेज रफ्तार पानी शहरियों के खौफ में इजाफे का सबब है। शहरियों ने मुताल्लिका इंतजामिया से सड़क की मरम्मत और हिफाजती दीवारें कायम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21।
कराची में महकमा फायर ब्रिगेड तबाही के दहाने पर पहुंच गया। वसाइल की कमी के बायस 3 करोड़ आबादी वाले शहर में सिर्फ 45 फायर टेंडर फाल हैं, 42 से ज़्यादा नकारा हो चुके हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मेराज अख्तर की रिपोर्ट में। शहरियों को नुकसान से बचाने वाला इदारा खुद मसाइल का शिकार। किसी भी मुल्क में कुदरती आफात और हादसात से निपटने के लिए बनाए गए महकमों को भरपूर वसाइल मुहैया किए जाते हैं, लेकिन कराची में शायद हुकूमत को इस हवाले से कोई दिलचस्पी नहीं। महकमा फायर ब्रिगेड इसकी जीती जागती मिसाल है, जिसके पास आतिशज़दगी के वाक़यात से निपटने के लिए सिर्फ 45 फायर टेंडर्स फ़ाल हैं, जो आबादी के लिहाज से इंतहाई कम हैं। हमारे पास तकरीबन 45 फायर टेंडर हैं, 2 स्नार्कल वर्किंग में हैं, 2 स्नार्कल अभी हमारी अंडर रिपेयर हैं, और रेस्क्यू है हमारी अपनी, और तकरीबन हमारे पास 1000 के लगभग स्टाफ मौजूद है। मैन पावर की कमी ज़रूर है, लेकिन तकरीबन 1000 के करीब लोग मौजूद हैं, और इस शहर को बहुत खुश उसलूबी हम देख रहे हैं फायर फाइटिंग के लिहाज से। महकमे फायर ब्रिगेड की 5 स्नार्कल्स में से 3 नाकारा, सिर्फ 2 से काम चलाया जा रहा है। 42 गाड़ियां भी नाकारा खड़ी हैं। कई साल से भर्तियां ना होने की वजह से ड्राइवर्स की तादाद भी काफ़ी कम हो गई है। पहले 22 स्टेशन थे, अभी 7 स्टेशनों का इजाफा हुआ। 21 स्टेशन थे, 7 स्टेशनों का इजाफा हुआ, 28 हो गए। तो इसी तरह हर साल कुछ ना कुछ स्टेशन बढ़ रहे हैं हमारे, जैसे गाड़ियाँ भी आ रही हैं, चीज़ें भी आ रही हैं, इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं। अभी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हमारे पाइपलाइन में हैं, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी डिपार्टमेंट में। कराची भर में महकमा फायर ब्रिगेड के 28 स्टेशन कायम हैं, जहां पानी भी फराहम नहीं किया जा रहा। ताहम चीफ फायर ऑफिसर पुरुमीद हैं कि हुकूमत जल्द ही इन मसाइल को हल कर लेगी। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ मेराज अख्तर, C21 न्यूज़, कराची। शहरगाद में बिजली की कीमतें कारोबारी तबके पर बिजली बंद कर गिरी हैं। पाक कॉलोनी की मार्बल मार्केट में सन्नाटों के डेरे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे वसीम इफ्तिखार। पाक कॉलोनी के मार्बल मार्केट में खूबसूरत और दीदा ज़ेब मार्बल तो मौजूद हैं, लेकिन इन्हें खरीदने वाला कोई नहीं। महंगी बिजली ने मार्केट में कारोबारी सरगर्मियों को तहस नहस करके रख। कराची मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन के बानी चेयरमैन बदर इकबाल कहते हैं कि बहुत से ताजरों ने बिजली महंगी होने की वजह से कारोबार ही बंद कर दिया है। इसमें सबसे जो इस वक्त बड़ा सेक्टर आया हुआ है वो हमारी के इलेक्ट्रिक का है। ठीक है, गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक को जो प्राइवेट जब से किया है और उनकी अजारादारी और नेपरा के जो दरमियान में मिली भगत से जो इतनी महंगी बिजली कर दी है कि इस वक्त जो मार्बल सेक्टर है वो अपनी 70% जो इंडस्ट्री है वो बंद कर चुका है। बदर इकबाल के मुताबिक मार्बल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंचने की वजह से इसकी एक्सपोर्ट भी मुतासिर है। इंडस्ट्री पर तवज्जो देने से हम सऊदी अरेबिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में मार्बल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट की तो आप बात भूल ही जाएं, क्योंकि वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जो है 6.6 जो है बिलियन के ज़खायर रखता है। अगर हम इसको में वैल्यू एडिशन कर दिया जाए तो ये पाकिस्तान का कर्जा कुछ भी नहीं है जो इतने आराम से उतरे। हम दुनिया का 5वां चौथा बड़ा जो है डिपॉजिट रखते हैं मार्बल एंड ग्रेनाइट में, मगर बदकिस्मती ये है कि कोई 1960 तक जो है इंडस्ट्री के ऊपर किसी ने काम नहीं किया। पाकिस्तान में कीमती मार्बल के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जिनके इस्तेमाल से मुल्क के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ माशी तरक्की को तेज किया जा सकता है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गैस की कीमतों में इजाफा, एक्सपोर्टर्स और जनरल इंडस्ट्रीज़ की मुश्किलात बढ़ गईं। होशरुबा इजाफे से SMS बंद होने के दहाने पर पहुंच गई हैं। मज़ीद जानेंगे अयाज राना की रिपोर्ट में। गैस की कीमतों में इजाफा, महंगाई का एक और तूफान, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज परेशान, कारोबार जारी रखना हो गया मुहाल। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर इफ्तिखार अहमद शेख का कहना है, हुकूमत ने ओगरा की कीमतों के हवाले से सिफारिशात के बरक्स गैस की कीमतों में 2400 MMBTU इजाफा किया गया। तो जो नॉन एक्सपोर्ट है, SMEs हैं, इनकी 2500 इन्होंने MMBTU कर दिए, जो कि तकरीबन 118% बढ़ा दी है। एकदम 118% बढ़ाना, जबकि ओगरा ने उनकी रिकमेंडेशन जो थी वो 1350 पे दी थी। इफ्तिखार अहमद शेख ने कहा, एक्सपोर्टर मईशत की रीढ़ की हड्डी होते हैं। गैस की कीमतों में इजाफा इंडस्ट्री बंद करने के मुतरादिफ है। दूसरा, अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इंडस्ट्री, उसको हम एक्सपोर्ट बढ़ाने के बजाय ये कम करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा गैप ले आए हैं जिससे मैं ये समझता हूँ कि लिक्विड भी नहीं मिल रहा हमें,
22% پر انٹرسٹ ریٹ پر اگر ہم بورو بھی کرتے ہیں انڈسٹری تو وہ بالکل بارہ نہیں کھائے گی۔ افتخار احمد شیخ نے حکومت سے مطالبہ کیا گیس کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہے تو اوگرا کے پیش کردہ ریٹ کو فوری بحال کریں۔ کیمرامین حیدر کے ہمراہ ایاز رانا، سٹی 21۔ کراچی میں گیس بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ شہر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہیں۔ اورنگی ٹاؤن کے مکین اذیت سے دوچار ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے نمرہ ریاست سے۔ بالکل جی، کراچی کے باسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، جس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور پانی کی قلت کے ساتھ ساتھ گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ان کے لیے جو ہے درد سر بن گئی ہے۔ اس وقت اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں کے مکین بھی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے خاصے پریشان ہیں۔ بے وقت گیس کا غائب ہو جانا ان کے لیے معاملات زندگی کو درہم برہم کر رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا گیس کے یہاں پہ مسائل ہیں اور کس اوقات میں جو ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور پھر کس طرح سے آپ لوگ کھانا تیار کرتے ہیں؟ بات کیجیے۔ ہاں، رات میں 9 بجے چلی جاتی گیس، اس کے بعد پھر وہ صبح 7 بجے 8 بجے قریب آتی ہے۔ پھر سنڈے والے دن سمجھے صبح سے نہیں ہوتی ہے اور نہ فرائیڈے کو ہوتی ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کا مسئلہ بہت ہے۔ اس کے بعد شام کے ٹائم میں وہی چائے وغیرہ ہم لوگوں کو بنانے، اور وہ بھی بہت سلو آتی ہے گیس، جو ہے صحیح سے آتی نہیں گیس، اب بل ویسے ہی بھیج رہے ہیں یہ لوگ۔ انتظامیہ سے پرزور مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس پہ نظر ثانی کی جائے اور گیس کے جو مسائل ہیں اورنگی ٹاؤن کے علاوہ دیگر علاقوں میں ان کو حل کیا جائے۔ جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سندھ بھر کی یوسیس کے ملازمین 3 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ نئے بلدیاتی نظام میں تبدیلیوں کے بعد یوسیس میں تنخواہوں کی تقسیم مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے جنید جاوید کی رپورٹ میں۔ سندھ بھر کے یوسیز ملازمین تنخواہوں کی عدم فراہمی سے پریشان۔ سربراہ سجن یونین ذوالفقار شاہ نے لوکل گورنمنٹ کو ہدف تنقید بنا لیا۔ سربراہ سجن یونین بولے کہ چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے تنخواہوں کی ادائیگی کی یقین دہانی کرائی لیکن عمل نہیں ہوا۔ وزیر بلدیات معاملے میں مداخلت کرے، لہٰذا میں وزیر بلدیات صاحب سے اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر وہ لوگوں کو سہولتیں دینا چاہتے ہیں تو یوسیز پہ تالہ بندی کو روکنے کے لیے فوری طور پر ان کی جو قانونی طور پر تنخواہیں ہیں، کیونکہ 3 مہینے کا جو ان کی اوزیٹی ہے وہ تو ان کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے، لیکن وہ اس اکاؤنٹ کو فریز کیا ہوا ہے، لہٰذا اس کو ری اوپن کیا جائے۔ ذوالفقار شاہ کا کہنا تھا کہ اگر یوسیز ملازمین کو تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں تو یوسیز کی تالہ بندی پر جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے گزشتہ 2-3 روز پہلے سے جو ہے سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اور اب اگلی کال جو ان کی یہ ہے کہ یا تو وہ سی ایم ہاؤس جائیں گے یا پھر وہ لوکل گورنمنٹ کے جو سیکریٹریٹ ہے اس کا گھیراؤ کریں گے۔ یوسیز میں تنخواہوں کی عدم فراہمی کا معاملہ نئے بلدیاتی نظام کے نفاذ کے بعد شدید پیچیدہ ہوا تھا۔ جنید جاوید، سٹی 21۔ لوڈ شیڈنگ کے خلاف تاجر سڑکوں پر آ گئے۔ شاہین کمپلیکس پر کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر پرنٹنگ پریس مالکان نے احتجاج کیا۔ رپورٹ کریں گے کاوش میمن۔ لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، تجارتی مراکز بھی لپیٹ میں آ گئے۔ پرنٹنگ پریس مالکان نے شاہین کمپلیکس پر کے الیکٹرک دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ کہا گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، آرڈر وقت پر مکمل نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے مقامی انڈسٹری متاثر ہو رہی ہے، بے روزگاری کا خدشہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں گا کہ سارا کام ملیشیا اور دبئی چلا جا رہا ہے، اس سے جو ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے کیونکہ ہم آرڈر پورے نہیں کر پا رہے۔ بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے، کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، جو کام لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے ان کو جواب ہی نہیں دے پاتے ہیں، اور جو بیچارے مزدور ہیں ان کو نکال لیں، ظاہر کام نہیں کر سکتے ہیں تو ظاہر ان کی تنخواہیں اور باقی ساری چیزوں کے مسائل جو ہیں وہ ادا نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر جو ہے نا معاملات بہت زیادہ خراب ہیں۔ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 6 گھنٹے اور اس کے اندر نہ ہمارا کام پورا ہو رہا ہے، ہمارے مزدوروں کی مزدوریاں بند ہو رہی ہیں، اوور ٹائم بند ہو رہا ہے، سب لوگ اپنے حساب بالکل کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ صدر بک پرنٹنگ اینڈ بلڈنگ ایسوسی ایشن بابا شفیق بولے کہ لوڈ شیڈنگ کم کی جائے تاکہ کاروبار کر سکیں، یہ مسئلہ بند نہ ہوا تو احتجاج جاری رکھیں گے۔ سر سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ تقریباً 8 مہینے ہو گئے ہیں ہماری بلا جواز لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، ہماری بلنگ پوری ہے، 70 میٹر ہیں اور تقریباً 85 سے 90 لاکھ روپے کی بلنگ ماہانہ ہماری طرف سے ہوتی ہے، اس کے باوجود ہر مہینے روز کی بنیاد پر 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے ہماری، ہم کام نہیں کر پا رہے، ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ مظاہرین نے کے الیکٹرک کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ ڈیوٹی چور اور گوشت ملازمین کی عائشہ آمد، ملازمین کی حاصل یقینی بنانے کے لیے اداروں میں بایو میٹرک سسٹم لگانے کا فیصلہ۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے تمام حکام کو خط ارسال کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے آزاد نوڑیوں سے۔ جی آزاد، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, निगरान सिंध सरकार ने जो है सरकारी तमाम इदारे जो कराची शामिल सूबे भर के हैं उनमें सरकारी मुलाजिम जो ड्यूटी चोर हैं या गोश्त मुलाजिम हैं उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए कराची समेत सूबे भर के तमाम जो सूबाई सरकारी इदारे हैं या अथॉरिटीज हैं या नीम सरकारी इदारे हैं उनमें मुलाजिम की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा तौर पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से निगरान वज़ीर सिंध की हिदायत पर जो है महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन ने तमाम हुकाम को खत अरसाल किया है, जिसमें चेयरमैन तरक्की व मनसूबाबंदी बोर्ड, चेयरमैन एंटी करप्शन, चेयरमैन वज़ीर इंस्पेक्शन टीम और तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शामिल है, जिनको खत में लिखा गया है कि वज़ीर सिंध की हिदायत पर मुलाजिम की अब जो हाजिरी बायोमेट्रिक के जरिए लगेगी और इस हवाले से तमाम हुकाम जो इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अब जो कोई गोश्त मुलाजिम या ड्यूटी चोर मुलाजिम नहीं रहेगा, जो भी ड्यूटी के पाबंद 9 से 5 बजे तक जो है मुलाजिम की आमद और जामद दोनों जो है जो अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत लगेगी। इस हवाले से खत अरसाल करके फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के इक़दाम भी जारी किए गए हैं। इक़दाम भी जारी किए गए हैं। आज़ाद नूरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला सिंध से UNDP के आला सतह वफ़द ने मुलाकात की है। निगरान वज़ीर आला ने UNDP के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव समील रिज़ की मुलाकात में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के निफाज, यूथ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट, इस्तेहकाम और जामिया तरक्की प्रोग्राम, रिस्क गवर्नमेंट फ्रेमवर्क पायलट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। 4 मनसूबों की लागत 1.22 बिलियन रुपए है, जिसमें UNDP 622 मिलियन रुपए देगा। वज़ीर आला ने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का प्रोजेक्ट कामयाबी से चल रहा है। सिंध में सैलाब से $20 बिलियन के नुकसानात हुए। इजलास में फैसला हुआ कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस और सिंध डोनर कॉन्फ्रेंस की तकरीब रखी जाएगी। और नाजरीन, अब आपको आगाह करें कि MQM और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। रहनुमाओं ने फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। MQM रहनुमाओं ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कराची आने की दावत दे दी है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में आज MQM पाकिस्तान के वफ़द ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से जो है मुलाकात की है। दोनों जमातों के रहनुमाओं के माबैन जो है फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार हुआ है। दोनों जमातों के वफूद जो है जल्द फ़लस्तीन के मामले पर निगरान वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात करेंगे। ज़राए का कहना है कि MQM रहनुमाओं ने मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कराची आने की भी दावत दी है, जबकि MQM का मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से कराची से इंतखाबात में हिस्सा लेने पर भी जो है वो MQM रहनुमाओं ने तजवीज़ दी है। दोनों जमातों के रहनुमाओं की जल्द दूसरी बैठक लगेगी, जिसमें इंतखाबी अमल से मुतालिक मुशावरत के लिए बनाई जाने वाली कमेटी को जो है फाइनल किया जाएगा। दूसरी बैठक में जो है दोनों जमातों के रहनुमा 3 रुकनी कमेटी के नाम जो है वो सामने रखेंगे। जी शुएब मुख्तार, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिटी काउंसिल का इजलास 10 नवंबर को मेयर कराची की ज़ेरे सदारत होगा। सिटी काउंसिल का इजलास बल्दिया उस्मा कराची के मरकजी दफ्तर में होगा। इजलास में बल्दिया उस्मा कराची की काउंसिल की कमेटियों और उनके अरकान की तादाद का तयन किया जाएगा। इजलास के एजेंडे में कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के क़याम की मंजूरी और दीगर उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी काउंसिल का दूसरा इजलास जो है 10 नवंबर को जुम्मे को होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब इस इजलास की सदारत करेंगे। बल्दिया उस्मा कराची के मरकजी दफ्तर में जो है ये इजलास होगा, जिसमें बल्दिया उस्मा कराची की काउंसिल की कमेटियों और उनके अरकान की तादाद का जो है तयन किया जाएगा। इजलास के एजेंडे में कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम के क़याम की मंजूरी व दीगर उमूर जो है ज़ेरे बहस आएंगे, जबकि इस इजलास में बल्दिया उस्मा कराची में इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट के नाम से नए महकमे के क़याम से मुतालिक भी मुशावरत होगी। इजलास में गुलिस्तान जौहर में जौहर चौरंगी हबीब यूनिवर्सिटी तक जाने वाले अंडरपास का नाम शोहदा फ़लस्तीन से मंसूब करने की जो है वो करारदाद पेश की जाएगी, जबकि 3 लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस एंड टैक्स की वसूली से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आएंगे।
सिटी काउंसिल के दूसरे इजलास में जो है 6 लाख के माहाना बिलों के जरिए म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस एंड टैक्स वसूली करने की मंजूरी जो है वो ली जाएगी। जी शुएब मुख्तार, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से साबिक अरकान असम्बली, ख़वातीन रहनुमा और मुख्तलिफ इलाकों के रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं। मुख्तलिफ इंतखाबी हल्कों की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ जमाली, बताएगा मुलाकात का अहवाल। जी देखिए, मुल्क में जैसे ही आम इंतखाबात की गहमा गहमी होने वाली है तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से दिन भर आज पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुलाकातों का एक सिलसिला था, सुबह से शाम तक जारी रहा है। ख़वातीन रहनुमाओं ने शगुफ्ता जुमानी की क़यादत में एक वफ़द की सूरत में मुलाकात की है और पार्टी की सरगर्मियों के हवाले से बात हुई है। नबील गबोल जो साबिक MNA हैं, उन्होंने अपने बेटे नादिर गबोल समेत बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है और लियारी की सूरत हाल पे बातचीत हुई है। हुमायूं खान ने मुलाकात की है कि हमारी की सूरत हाल पर बातचीत की है। साबिक जो वज़ीर रेवेन्यू है मखदूम महबूब जमा, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है और मटियारी और हैदराबाद के इंतखाबी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। कराची, हैदराबाद और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने अलग अलग मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों में पार्टी टिकट आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू हुई है। जी आजिज़ जमाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब ने जिंदगियां तबाह कर दी, इसके होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नैब पर कड़ी तनकीद कर दी। इस हवाले से जावेद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर नैब को हदफ तनकीद बना लिया। शाहिद खाकान अब्बासी की आज नैब कोर्ट में समाअत हुई जो बगैर किसी कार्रवाई की मुलतवी कर दी गई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब पूरी दुनिया में वाहिद इदारा है जिसे सियासतदानों के एहतसाब के लिए बनाया गया है। कोई बता सकता है कि आज तक कितनों को इस इदारे ने सजा दिलवाई है? इसे खत्म किए बगैर मुल्क नहीं चल सकता। जितने ममालिक हैं, ये उसमें एक वाहिद इदारा है जिसका मकसद सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना है और आज 25वां साल है इस इदारे का। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने सियासतदानों को इस इदारे ने कन्विक्ट किया है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि मुल्क की मुस्तकबिल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, सबको मिलकर बैठना होगा। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि सालों से सियासत में हूँ और रहूँगा। नवाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुक है जो बरकरार रहेगा। 35 साल से सियासत में हूँ, सियासत में रहूँगा। तो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? पार्टी से इलेक्शन मैंने पहले कहा, मैं इस इलेक्शन का इन हालात में कायल नहीं हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना है कि डॉलर की डिमांड बढ़ने से रेट में इजाफा हो रहा है। अक्टूबर 2023 में 2 अरब 70 करोड़ डॉलर की बरामदात रहीं। तहसीलात ज़र भी 2 अरब 40 करोड़ डॉलर हुई हैं। तलब कम होने पर डॉलर फिर नीचे आ जाएगा। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, आज डॉलर का रेट जो है, जैसा कि आपको मालूम है, इंटर बैंक में 286-50 के करीब पहुंच गया और इसमें कोई काफ़ी लोग परेशान भी हैं। डॉलर कम होते होते तो बढ़ना यू टर्न क्यों लिया है, इसके बारे में काफ़ी मुझे फ़ोन भी आ रही है, मीडिया से भी लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह हुई। डॉलर जो बड़े पिछले 1 महीने से मुसलसल गिर रहा था और पिछले 10 दिन से मुसलसल बढ़ रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें मैं समझता हूँ, एक तो जैसे कि आपको मालूम है डॉलर 330 से कम होकर 275 पे आया है और 55 रुपये गिरा है, तो थोड़ा बढ़ा है। तो उसमें बढ़ने की वजह बेसिक है जो कि हकीकी डिमांड है, उसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं हो रही, क्योंकि जिन इम्पोर्टरों ने पहले डॉलर जो है 308 में LCA नहीं खोली, अब वो 275 और 280 में अब खो रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो उनकी डिमांड बढ़ी है। एक्सपोर्टर जो है पिछले महीने आपने देखा दिसंबर तक उन्होंने फॉरवर्ड सेल की अपनी, और 2 अरब 70 करोड़ डॉलर आया है पिछले अक्टूबर के महीने में। बहुत बड़ा अमाउंट है पाकिस्तान के लिए, खुशखबरी है। इस तरह वर्कर रेमिटेंस वो भी बहुत बड़ी खरीद, 2 अरब 40 करोड़ है, जो पिछले 6 महीने से बल्कि 1 साल से 2 अरब डॉलर से ऊपर जा ही नहीं रही थी। 2 अरब 10 करोड़ 2 अरब के करीब ही थी, वो भी 2 अरब 40 पे चली गई है। इस तरह एक्सचेंज कंपनियों ने पिछले महीने तकरीबन 35 करोड़ डॉलर दिए, 350 मिलियन के करीब। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो 5 अरब डॉलर से ज़्यादा बनता है, और जबकि हमारी इंपोर्ट बिल सिर्फ 4 अरब 80 करोड़। तो इसमें करंट
अकाउंट का जो आएगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे करंट अकाउंट पाकिस्तान का सरप्लस आएगा। तो ये पाकिस्तान के ज़र भी बड़े हैं, इस 1,20,00,000 डॉलर इसमें इस महीने में पड़े हैं। तो ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज उतार चढ़ाव। दिन का आगाज तेजी से हुआ, कारोबार का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। 100 इंडेक्स 54,312 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ताहम दिन का इख्तिताम 124 पॉइंट्स की कमी से हुआ है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अयाज राना की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मिला जुला रुझान। दिन के आगाज में तेजी, कारोबार के दौरान नया रिकॉर्ड कायम कर दिया और मनफी इख्तिताम। पहली बार 100 इंडेक्स 54,312 की सतह पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना था मार्केट में सरमायाकारी होना बहुत खुश आइन है। इंटीरियम गवर्नमेंट ने काम किया है। देखें, आपकी स्मगलिंग रुक गई है, आपका जो है रुपी पैरिटी अभी थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अगर कंट्रोल काफ़ी हद तक है। और प्लस चीज़ें देखें, IMF का आपका रिव्यू इतनी आसानी से हो रहा है, ठीक है, टैक्सेशन की उनकी डिमांड से तो हमेशा से रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और प्लस एक और चीज़ है, इंटरेस्ट रेट आप पीक आउट कर चुके हैं। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट में लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बड़ा कट आएगा। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट में बाइंग आ रही है। जो फंड्स फिक्स में बैठे हुए ऑब्वियसली वो डाइवर्ट करके स्टॉक मार्केट में आएंगे। दिन के अख्ताम पर मार्केट में 124 पॉइंट्स की कमी से बंद हुआ और 100 इंडेक्स 53,735 की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स में 1 नवंबर से अब तक 1815 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आज मार्केट में 364 कंपनियों के 50 करोड़ 60 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 18 अरब 25 करोड़ रुपए रही। मार्केट में 125 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 219 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन हैदर के साथ अयाज राना, सिटी 21। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 10 पैसे महंगा हो गया, 286 रुपये 39 पैसे पर पहुंच गया। 16 अक्टूबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 9.5 रुपये महंगा हो चुका है। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। डॉलर की उड़ान, दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज का दबाव, रुपया कमजोर और डॉलर तगड़ा। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 10 पैसे महंगा होकर 286 रुपए से भी तजावज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 29 पैसे से बढ़कर 286 रुपए 39 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 16 अक्टूबर से अब तक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 9 रुपए 56 पैसे महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है। फॉरेक्स एसोसिएशन सदर मलिक बुस्तान का कहना है कि बरामदात और तरसीलात ज़र बेहतर हुई है। साथ ही दरामदी बिल की तलब पर रुपए पर दबाव है। ये IMF का वक्त है जो कि 7 अरब 710 मिलियन डॉलर जो पाकिस्तान को मिलने हैं, और ये पहले रिव्यू अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो 6 अरब 3 करोड़ डॉलर जो है वो हमें मिलेंगे वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक, इस्लामी बैंक से, और बाकी ममालिक से भी फंड आना शुरू हो जाएंगे। वो पाकिस्तान के जो है, जो ये फंड आएंगे आप देखें डॉलर का रेट तेजी से गिरेगा। डॉलर के साथ ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए महंगा होकर 307 रुपए और बरतानी पाउंड 1 रुपए महंगा होकर 356 रुपए 50 पैसे का हो गया है। मार्ची धर्म 50 पैसे कमी से 80 रुपए 80 पैसे और सऊदी रियाल 10 पैसे कमी से 76 रुपए 90 पैसे का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में सोना $15 सस्ता हो गया। मकामी सराफा बाजार में फी तोला सोना 200 रुपये और 10 ग्राम सोना 172 रुपये कम हो गया है। और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेल्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $15 सस्ता होकर $1988 फी औंस तक गिर गया है। डॉलर महंगा होने की वजह से मकामी सराफा बाजार में ज़्यादा कमी नहीं हुई।